नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। मुर्गी पालन एक बेहद सफल व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, समय और मेहनत साथ ही कम जगह में किया जा सकता है। मगर आप इस व्यवसाय को तभी सफल बना सकते हैं जब आप मुर्गियों का रखरखाव अच्छी तरह से करेंगे। अगर पोल्ट्री फार्मों में रोगों का फैलाव हो जाता है तो इससे आपको भारी आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। वर्तमान में अभी बढ़िया सीजन प्रारंभ होने वाला है, अंडों की बहुत मांग अभी होगी। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है कि बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी भी बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपकी बीमारी मुर्गियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो इनके इलाज में जो अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुर्गियों में जो 1 दिन की उम्र में जो हैचरी से जब बच्चा निकलता है तो मैरेक्स डिसीज नामक एक वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आप बाजार से चूजा खरीद रहे हैं तो आपको वो हैचरी से प्रजनक जो संस्थाएं हैं वो आपको लगा कर देंगी। जो अगला वैक्सीन लगेगा वो लगेगा रानीखेत का। रानीखेत के B1 स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके देने की उम्र 5 से 7 दिन की उम्र है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो आँख या नाक उनमें एक एक बूंद आप दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर आपको 14 दिन की उम्र में गम्बोरो नामक बीमारी, जिसको IBD भी कहते हैं, उसका टीकाकरण करना है, जो कि पानी में मुर्गियों को देना है। उसके बाद में 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। जो हमने 5 से 7 दिन में लगाया था वो बूस्टर डोज लासोटा नामक स्ट्रेन इसका बाजार में उपलब्ध है, वो पानी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जब 28 दिन की उम्र हो जाएगी चूजों की तो फिर जो 14 दिन में हमने गम्बोरो का वैक्सीन दिया था उसका बूस्टर डोज 28 दिन में लगेगा, वो भी पानी के द्वारा ही आपको देना होगा। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो 49 दिन की उम्र में अगर आपके क्षेत्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी रहती है, जिसमें कि चेहरे पे, चोंच पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाते हैं और वो फिर बाद में झड़ जाते हैं, तो फाउल पॉक्स अगर बीमारी आती है तो आपको 49 दिन की उम्र में पंख में थोड़ा सा, पंख के अंदर जहाँ नसें रहती हैं खून की, वहाँ पर थोड़ा सा बिना धार के चाकू से रगड़ के, ताकि खून ना निकले, बस केवल छिलसा जाए, वहाँ पर उसकी 2 बूंद डालनी होती हैं। उसके बाद में फिर आप 56 दिन की उम्र में इसी रानीखेत का R2B नामक वैक्सीन आता है। इसमें थोड़ी तकनीकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना होता है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है क्योंकि ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में फिर आपको हर 2 महीने में रानीखेत का लासोटा वैक्सीन ही रिपीट करते रहना पानी में, क्योंकि जो रानीखेत बीमारी है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यही आपके मुर्गियों को प्रभावित करेगी। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाज़ार में जो डिवर्मर, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डलेगी, केवल वैक्सीन ही पानी में डलेगा। और वैक्सीन डाल के आप जितना पानी आप दिन भर में देते हैं अपनी मुर्गियों को रोज़, उसका केवल 25% पानी आप लें, अच्छा साफ पानी, और उसमें वो वैक्सीन को डाल दें और मुर्गियों के सामने रखेंगे। चूँकि उन्होंने दाना खाया हुआ है, उनको प्यास लगी हुई है, वो
पूरे पानी को तुरंत पी जाएंगी। पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, ये लिवर टॉनिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर लिवर पे बहुत मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको खाने को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए बड़ा दबाव आता है। तो इसमें लिवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम हर्बल लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं और साथ साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी आप मुर्गियों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो बाइमिनरल, ऑस्ट्रोबैट करके लिक्विड आते हैं, और भी कई सारी कंपनियों के लिक्विड उपलब्ध हैं, वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, जिससे कि इनकी वृद्धि भी अच्छी होगी, लिवर अच्छा काम करेगा, अच्छे से पाचन होगा, तो जो आप दाना दे रहे हैं वो अच्छे से पचेगा और उसका भरपूर लाभ मुर्गियों को प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। फूलों की खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने गुलाब की फसल लगाई है तो उससे अधिक फूलों के उत्पादन के लिए गुलाब की फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करने की जरूरत होती है, तभी आपको इस खेती से लाभ होगा, जिसके बारे में बता रही है डॉक्टर आराधना कुमारी। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खरपतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई ज़रूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खरपतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है, ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है, तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी, जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटे भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, 2 स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों,
गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी 2 चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं। पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें। साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है, जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को बरसात के मौसम में अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि कटिंग प्रूनिंग जिसको कहते हैं, समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खेत की मिट्टी में फफूंद की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लाभदायक होती हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी। यह मृदा जनित रोग, उकटा, आर्द्रता पतन, कंद विकलन और जड़ गलन आदि को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को रोकता है। तो चलिए इसकी समस्त जानकारी लेते हैं डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है, जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है
धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायोकंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। करने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायोकंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा का लोई इतना गोल इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो जिसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो बेस्ट जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर बेस्ट खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। यही नहीं, एक चीज बताना चाहूँगा किसान बंधु, जो मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिलता है उसका लाइफ वास्तव में 6 महीने का होता है। इसलिए दवा खरीदने से पहले एक चीज़ आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल
जिला इंदौर के कृषक ओमवीर सिंह ने ये लौकी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओमवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा आपके देख रहे हैं कि अभी आपके किसानों के यहाँ सब जगह जो है लौकी की फसल लगी हुई है और लौकी की जो फसल है अभी फूल अवस्था में है। भाइयों, सबसे ज्यादा नुकसान होता है फ्रूट फ्लाई जो होती है। हमेशा अक्सर देखा गया है इस समय फसल में जब भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे बदली छाती है, इसकी इंसेक्ट मेल और फीमेल तुरंत प्यूपेट होकर निकलती है और फ्लाइट करती है। फ्लाइट करता मतलब मेटिंग करती है। मेटिंग करती है इस मौसम में और मेटिंग करने के तत्काल पश्चात ही जाके एग लेइंग कर देती है, जिसके अंडे लगभग 4 से 5 दिन में जो है फूट जाते हैं जो भी है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होती है 10 से 15 दिनों की होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे और उसके तुड़ाई के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर आप जो है अवश्य रखें, क्योंकि रेसिडुअल इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 10 दिन तक का देखा गया जो भी है। इसलिए कम से कम दवाई डालने से और फसल तुड़ाई के बीच में 3 दिन का जो है उनका डिस्टेंस आप लोग जो है ज़रूर मेंटेन करें जो है। किसान भाइयों, साथ में देखा गया है कि आपके खेतों में रेड पंपकिन बीटल जो कि सर्वांगी होता है और अपनी पौधे जो हमने लौकी की फसल जो लगाई है, दूसरी भी कद्दू वर्गी फसलें हमने लगाई हैं, उसको पत्तियों को काटना वो शुरू कर देता है। इसके लिए तो रासायनिक की अगर मैं बात करूंगा तो जो अपनी सबसे बड़ी दवा जो है इमिडाक्लोरपिड हो गई अपनी जो है, और साथ में थायोमेथाक्साम 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से जो है डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो है इसकी फसल से हम जो है बचाव कर सकते हैं। तो जो है फिप्रोनिल 0.03% दवा मार्केट में अवेलेबल है, वो डस्ट फॉर्म में आती है। उसको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की जगह से आप उसकी डस्टिंग करते हैं तो रेड पंपकिन बीटल का जो है निदान इसमें 100% रूप से पा सकते हैं। अभी प्राय देखा जा रहा है कि उसमें जैसिड, एफिड, माहू, व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़ों का अटैक होता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो फिर हमारे जो रस चूसक कीड़ों से भी हमारे जो है निदान पाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं, अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए इसको जो भी है। कोशिश करें फसल चक्र का जो है जरूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा है कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्साम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया, लौकी की फसल जो हमारी खड़ी फसल लगे हुई, जो भी मैंने आपसे अभी चर्चा की है, जो उपलब्धता बताई हो, चाहे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे पौध संरक्षण के बारे में हो, नींदा प्रबंधन, तो जरूर आप लोग इससे क्या नाम से निश्चित ही लाभ कमाएंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।